Hello everyone on YouTube channel The Hindu Analysis India. Welcome you all on Indian Express Explain Page Analysis. आज तारीख है 21 जून 2025। देखेंगे आज के एक्सप्लेन पेज में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज टोटल 4 आर्टिकल हैं, पूरे के पूरे चारों के चारों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक करके देखते हैं चारों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो रोड्स डेवलपमेंट का कार्यक्रम है उसको लेकर के। तो मैं यहाँ नोट्स ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जो पॉइंट्स हैं। तो जो आर्टिकल की हेडलाइन है वो ये कहती है कि सिटीजन्स फीडबैक वाई द सेंटर वांट्स QR कोड ऑन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड्स। तो जो इसका पहला पैरा है वो ये इंट्रो देता है इस आर्टिकल का कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आस्क्ड स्टेट्स, उन्होंने स्टेट्स को कहा है कि QR कोड को हर उस बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करो जहाँ पर ये सड़क बनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जहाँ पर भी बोर्ड लगा है इसको आप इम्प्लीमेंट करो। अब इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानते हैं। तो ये जो योजना है अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले 2000 के आसपास, उनके समय पर ये चालू हुई थी। तो ये योजना साल 2000 में चालू हुई थी। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पर नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको ये आर्टिकल बराबर दिखता भी रहेगा। तो ये साल 2000 में चालू हुई थी योजना और इस योजना का जो एम था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, जो क्षेत्र है चाहे वो मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हों, जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर हम रोड्स बनाएंगे। और जो ये रोड्स बनाने का क्राइटेरिया ये था कि अगर कोई ऐसी बस्ती है या छोटा सा पुरवा, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश वगैरह स्टेट्स में, वहाँ पर अगर 500 तक की जनसंख्या है तो उस गांव को या उस बस्ती को ये जोड़ेगी मेन रोड से। अगर वही हिली स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं तो लगभग 250 लोगों तक की जो बस्ती है उसको जोड़ेगी, लेकिन धीरे से इसको बाद में आगे चल करके 100% तक कर दिया गया कि अगर 100 लोगों की भी बस्ती होगी तो उसे भी जोड़ने का काम किया जाएगा। अब शुरू में जब ये योजना चालू हुई थी तो ये केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित थी, लेकिन 2015-16 के बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने ये देखा कि इस पे सेंट्रल का जो बहुत ही ज़्यादा फंड है ना वो यूज हो रहा है, बाकी स्कीम में फंड को एलोकेट नहीं किया जा पा रहा है। तो इसलिए सेंटर ने कुछ चेंजेस किए इसमें और सेंटर ने कहा कि जो नॉर्मल स्टेट जो कैटेगरी में रखे गए हैं उसमें जो सेंटर है वो 60% और जो स्टेट है वो 40% अपना शेयर देगा इस स्कीम में। यानी कि जो पैसे हैं, जो फंड एलोकेशन है वो सेंटर का 60% होगा और जो स्टेट है उसका 40% होगा। लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जैसे कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपके पास फंड एलोकेशन उतना ज़्यादा नहीं है और आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, तो हम एक काम करते हैं कि आप 90% जो फंड है ना वो हमसे ले लो यानी सेंटर से, और 10% जो आपके पास फंड है ना वो आप इस्तेमाल कर लो ताकि ये काम को सुचारू रूप से किया जा सके। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। तो आर्टिकल कहता है कि जो पहला फेज़ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वो दिसंबर 25, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट का रिज्यूम था उसमें लॉन्च किया गया था ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। फिर दूसरा फेज़ कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे आया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और उसको 2013 में लॉन्च किया गया। अब एक और कंपोनेंट है जो 2016 में लॉन्च हुआ था। आपने देखा होगा कि इंडिया में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन,
कर्नाटक का कुछ रीजन, तेलंगाना का कुछ रीजन, इवन कभी कभी एमपी का भी रीजन टच हो जाता है या उड़ीसा का भी रीजन टच हो जाता है। तो उसमें क्या है ना कि लेफ्ट जो विंग एक्सट्रीमिज्म है, यानी कि जो नक्सलवाद इलाका है, वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे ताकि वहाँ पे जो लोगों को नक्सलाइट बनने की मोटिवेशन फैक्टर आती है वो कम हो सके, वो डेवलपमेंट में लगे अपनी फैमिली के। तो उन्होंने 2016 में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज थे वहाँ पर इसको लॉन्च किया। फिर मोदी गवर्नमेंट का रिजीम आया, तो जो मोदी गवर्नमेंट का दूसरा रिजीम था जो 2019 से चालू हुआ था, उसमें उन्होंने सितंबर 11 2019 में चौथे फेज का अनावरण किया और कहा कि 25,000 जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, जिनका पॉपुलेशन साइज एक बस्ती का 500 प्लस है या 100 प्लस है 2011 के सेंसस के हिसाब से, वहाँ भी हम इनको बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया। तो पहला फेज, फिर जो दूसरा फेज, और फिर ये लेफ्ट विंग वाला तीसरा फेज, और चौथा फेज मोदी गवर्नमेंट के सेकेंड रिजीम में। फिर इसके बाद जो बात कही गई है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत में जब आई थी तो वो फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी सारा पैसा सेंट्रल देता था, जो फंड एलोकेशन था वो 100% सेंटर की तरफ से था। फिर इसको उन्होंने मॉडिफाई किया 2015-16 में, और जो नॉर्मल स्टेट है उसमें 60-40 इसका फंड शेयर कर दिया, यानी 60% सेंटर देगा और 40% जो है स्टेट देगा। फिर लेकिन कुछ एक्सेप्शन रखे गए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट के बीच में, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर इसमें कहा गया कि हम टोटल 62,500 किलोमीटर की रोड की लेंथ को प्रपोज कर रहे हैं, जिसे 70,125 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक। और जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से 8,36,850 किलोमीटर के जो रोड का स्ट्रेच है उसमें हम अभी तक 7,81,209 किलोमीटर बना चुके हैं। ये पूरी की पूरी बात है। अब इसमें एक बात और कह रहा है, जो ये हमारा नोट्स वाला पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि जो 2022 का फेज 4 था ना, वो ये कहता है कि हम इसलिए इसे कर रहे हैं कि हम ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे पाएँ लोगों को, जो 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं। जो ये बात यहाँ पर नहीं दिखाई दी मुझे अभी तक, दी है, सॉरी, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बनाने के लिए। अब आते हैं अगली हेडिंग पे, जो ये कहता है कि QR कोड प्लान, यानी QR कोड का रोल क्या है और हम इसे क्यों लागू कर रहे हैं। तो जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है, निर्दा, जो इसके तहत ही काम करती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड, रूरल रोड जो है डेवलपमेंट के लिए, उसके तहत ये काम करती है और ये यही इम्प्लीमेंट करती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ा हुआ सारा काम। तो इसी ने हर स्टेट को ये कहा है कि आप जितने भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई सड़कें, वहाँ पर जो बोर्ड्स लगे हैं उनमें QR कोड लगाओ, ताकि पब्लिक फीडबैक मिल सके, ताकि हमें ये पता चले कि रोड की क्वालिटी अभी क्या है और वो उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको 5 साल की मेंटेनेंस करनी होती है उसके बाद, बनने के बाद। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मोबाइल कम जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है ई-मार्ग, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड, उसके तहत इसको सबमिट करता है। फिर क्या होता है कि जो फील्ड इंजीनियर है या स्टाफ है फील्ड इंजीनियर का, वो रूटीन इंस्पेक्शन करता है और मेंटेनेंस को वेरीफाई करने की कोशिश करता है, और ये सब जियो टैग्ड फोटोग्राफ के माध्यम से होता है, ताकि अगर वो मेंटेनेंस करने आया है तो कम से कम ये पता तो चले कि वो मेंटेनेंस करते टाइम उसने क्या देखा, उसकी जियो टैगिंग हो, उसकी फ़ोटोज़ खींची जाएँ। जैसे आपने इस टाइम सुना होगा कि जो सरकारी विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय, उन विद्यालयों में क्या है कि टीचर जब सुबह स्कूल जाता है तो उसे अपनी इमेज सबमिट करनी होती है अपने डिपार्टमेंट के पास, ताकि लोगों की पता चले कि जो टीचर्स हमने भर्ती किए हैं वो प्रॉपर आकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ताकि इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो। तो ठीक वही
चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट की गई है ताकि जियो टैगिंग के माध्यम से पता तो चले कि क्या हो रहा है। फिर ये कह रहा है कि जो इंस्पेक्शन है ना, वो 12 जो पैरामीटर है ना उनके माध्यम से होगा ताकि रूटीन मेंटेनेंस को चेक किया जा सके NRIDI के माध्यम से, जो कि बॉडी है MRD के तहत, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। अब वो 12 पैरामीटर ये हैं कि जो रोड पर पॉट होल है या पैचेस हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, उनका मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर मेकिंग अप बम्स या शोल्डर्स जो रोड के आसपास बनते हैं उनका। फिर रेन कट एरिया है या स्लोप है, उनका रेस्टोरेशन हुआ है कि नहीं हुआ। जो नाले रोड्स के बगल से निकलते हैं उनका मेंटेनेंस कैसा है। फिर जो जो पाथवेज हैं उनका मेंटेनेंस कैसा है। जो अगल बगल थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है वो साफ़ है कि नहीं साफ़ है, कोई गंदगी तो नहीं है। फिर कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर गार्ड रेल्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनका मेंटेनेंस तो हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे कई बार एक्सीडेंट में क्या होता है कि वो गार्ड रेल्स टूट जाते हैं। फिर जो रोड साइन है, स्पीड ब्रेकर है, या कोई रोड से सटा हुआ कोई ऐसा पेड़ तो नहीं है जो दिक्कत पैदा करेगा, एक्सीडेंट होने की समस्या क्रिएट करेगा, उनका मेंटेनेंस होता है या नहीं होता। फिर जो माइलस्टोन जो आपको ये बताते हैं कि अभी आपका जो गंतव्य स्थान है उसकी यात्रा करने के लिए आपको कितना दूर जाना है, जो वो मील का पत्थर लगा होता है हर 200 मीटर पर, जो उसका मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं हुआ। फिर कई बार ये होता है कि सीज़न ऐसे आते हैं कि जो पेड़ होते हैं रोड के आसपास वो इतना ज़्यादा फ्लरिश हो जाते हैं, उनकी झाड़ियाँ निकल आती हैं, घास निकल आती है, उसकी कटिंग हुई है कि नहीं हुई है। फिर वाइट वॉशिंग हुई है कि नहीं हुई है। कई बार आपने देखा होगा कि सड़कों पे दोनों तरफ पट्टियाँ लगाई जाती हैं कि आपको अपना वाहन इन पट्टियों के बाहर नहीं लेके जाना है, तो वो। फिर जो गार्ड स्टोन्स हैं उनमें जंग लगेगी तो उसके लिए पेंटिंग होनी चाहिए, वो पेंटिंग हुई है कि नहीं हुई है। और इसके अलावा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसकी जो इंटेग्रिटी है रोड के साथ वो रिलेट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। जो हमारे नॉर्म्स हैं कि हमें जो रोड बनाना है उसमें जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी कॉम्पैक्टनेस रोड बनाते समय उतनी थी जितनी होनी चाहिए या नहीं है। तो ये बात हो गई। अब ये हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। अब अगली बात कह रहा है कि रोल ऑफ NRIDIDA, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो स्कीम है उसमें QR कोड को इम्प्लीमेंट कराएगी ये जो एजेंसी है, और ये नेशनल लेवल का मॉनिटरिंग सिस्टम बना रही है रोड की क्वालिटी चेक करने के लिए। आगे जो अगली बात कही जा रही है कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन और AI का इंटीग्रेशन कैसे किया इन्होंने, तो उसमें जो ये कह रहे हैं कि सिटीजन QR कोड को स्कैन करेगा, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा और अपना फीडबैक देगा, लेकिन फीडबैक के बारे में और डिटेल्ड जानकारी इन्होंने अभी तक नहीं दी है। दूसरी बात, इसमें जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें QR कोड के अंदर जो साइट खुलेगी उसमें मशीन लर्निंग टूल का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि इमेज बेस्ड इनपुट डाले जाएं तो उससे एनालिसिस किया जा सके, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जा सके रोड्स का, ये चीज़ है। अब इसके अलावा एक जो बात, बस इसमें इतना ही था जो हमें जानना था। ये पूरे इस आर्टिकल में कही गई बातें हैं, और जो ये बातें हैं इसका अब लिंकेजेस क्या है ये भी तो जान के देखें। तो ये हमारे जो GS पेपर 2 है, जो गवर्नेंस का हमारा सब्जेक्ट है GS पेपर 2 में, उससे रिलेटेड करता है। और उसका जो टॉपिक है उसमें कई सारे टॉपिक हैं। पहला तो ये हम सड़क बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम देश का जो इंफ्रा है ना उसको अच्छा कर रहे हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। दूसरा इसमें क्या है कि QR कोड कौन स्कैन करेगा, तो कम्युनिटी सबसे पहले स्कैन करेगी, तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है इस गवर्नेंस में, तो उसके बारे में बात की जाएगी। तो वो भी हमारा लिंकेजेस है एक तरीके का। फिर दूसरी अगली बात कही जा रही है कि चूंकि हम इसे डिजिटली कर रहे हैं तो ये डिजिटल गवर्नेंस का भी हिस्सा है, तो ये डिजिटल गवर्नेंस हमारा एक टॉपिक बन जाएगा इसका।
फिर अगली बात कही जा रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये गुड गवर्नेंस का भी हिस्सा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के 4 हमारे टॉपिक इससे गवर्नेंस के लिंक होंगे। अब इसकी रिलेवेंसी क्या है, तो आप इसको मेंस में डायरेक्टली डेटा वाइज या पॉइंट वाइज लिख सकते हो अपने। तो ये है पूरे इस आर्टिकल की बात। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है वो कहता है कि जो एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, उन्होंने एक ऐसी विश मांगी है जो पूरी नहीं की जा सकती किसी ना किसी वजह से। उसे जानेंगे कि जो स्नेक्स हैं उनकी काउंटिंग की जाए, और इस स्नेक में भी स्पेसिफिकली उन्होंने किंग कोबरा की बात की गई है। अब आते हैं एक एक करके बात पे। तो इसमें कहा गया है कि एक किंग कोबरा को भोपाल के वन विहार जू में कर्नाटक के मंगलुरु जू से लाया गया है। किसके बदले, तो एक टाइगर जो कि मरा था जून 18 में, उसके बदले। अब चीफ मिनिस्टर जो मोहन यादव हैं वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के उत्साहित हैं कि मध्य प्रदेश में किंग कोबरा को री इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो किंग कोबरा के काटने से या स्नेक के काटने से जो मौतें होती हैं उनका एक एंटीडोट तैयार किया जा सके। और इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि इनकी काउंटिंग इस तरीके से हो कि जो सबसे जहरीला सांप हो वो नंबर 1 पर हो, और सबसे कम जहरीला जो सांप हो वो नंबर आखिरी पर हो। तो इस तरीके का उनका मानना है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि किंग कोबरा को री इंट्रोड्यूस कराओ, फिर उसका स्नेक सेंसस भी कराओ। अब जो बात आती है कि चैलेंजेस इन स्नेक कंजर्वेशन एंड सेंसस, एक तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महंगा है जो आगे इस आर्टिकल में बोला गया है। दूसरा, अभी तक कोई इसका ऐसा एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल नहीं है काउंटिंग का इंडिया में। तीसरी बात ये है कि जो किंग कोबरा है वो आउटसाइड भी है इंडिया में, और उसका नेटिव हैबिटेट यानी एंडेमिक भी है इंडिया में। अब अपने आप में ये एक साइंटिफिकली फ्लॉड और इकोलॉजिकली रिस्की अटेम्प्ट हो सकता है ऐसा करने के लिए। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, वो बात बताई गई है। अब जो किंग कोबरा है उसकी इकोलॉजी देखते हैं। तो इंडिया में जो किंग कोबरा है वो 2 तरीके का पाया जाता है। जो पहला किंग कोबरा है उसको कहते हैं ओफियोफैगस हैना, जो कि 15 फीट तक लंबा हो सकता है और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक है, यानी कि सबसे लंबे जहरीले सांपों की श्रेणी में उसका नाम आता है। अब ये जो रहता है तो डेंस फॉरेस्ट में रहता है जहाँ पर रोशनी बहुत कम आती है। जो बैम्बू है यानी कि जो बांस है उसके ग्रूव्स में रहता है। जो लंबे लंबे बांस हैं उनका जो क्षेत्र है बीच में जगह छूटी रहती है वहाँ पर। कूल स्वैम्प्स, स्वैम्प्स उन दलदली इलाकों को कहते हैं जहाँ पर पानी भरा रहता है। अब वो वाटर लेंटिक हो या लोटिक हो या चलता फिरता हो या रुका हो, उससे कोई मतलब नहीं, पर ठंडा होना चाहिए। फिर इंडिया में वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। तो वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है, और वेस्टर्न घाट के साथ साथ जो ये मलय पेनिनसुला है और सुंडा आइलैंड का रीजन है फिलीपींस तक, वहाँ तक इसका विस्तार है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है वो अपने आप में एक एंडेमिक प्रजाति है, वो यहीं की निर्जाति है, यानी कि उसका जन्म, उसकी परवरिश, उस प्रजाति का पूरा भरण पोषण सब कुछ वेस्टर्न घाट में ही हुआ है, स्पेसिफिकली कर्नाटक के रीजन में और केरल और तमिलनाडु के रीजन्स में, खासकर जो नीलगिरी का रीजन आप सुनते होंगे वहाँ पर। फिर ईस्टर्न घाट में भी इसका है, लेकिन ईस्टर्न घाट में ऐसी जगह पर जहाँ एस्चुराइन रीजन है या मैंग्रोव रीजन है वहाँ पर, जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, जहाँ पर मैंग्रोव है, क्योंकि वो अपने आप में मैंग्रोव में क्या है कि पानी स्वैम्पी टाइप ही रहता है और फॉरेस्ट भी बहुत डेंस रहते हैं इसलिए। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली जो नेपाल के नीचे जो तराई बेल्ट है वहाँ पर, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर ये स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। अब इनकी जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में जानते हैं कि ये जो किंग कोबरा है 2021 की स्टडी में ऐसा पाया जाता है कि एशिया में ये 4 अलग अलग जेनेटिक लीनिएज में पाए जाते हैं, और इसलिए जो इसका स्पीसीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन है वो बहुत ही क्रूशियल है। और वो 4 लीनिएज मैंने आपको पहले ही बता दिए कि एक तो वेस्टर्न घाट में, एक जो साउथ ईस्ट एशिया का मलय पेनिनसुला और सुंडा आइलैंड और फिलीपींस रीजन है वहाँ, एक तराई बेल्ट, और एक जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर। अब इसमें ये बात कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट की जो पॉपुलेशन है
वो अपने आप में एक सेपरेट स्पीसी की तरह काउंट की जाती है, जिसको कहते हैं ओफियोफैगस काउल बाकी। ये है इसका नाम, या ओफियोफैगस कलिंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्पेसिफिकली वेस्टर्न घाट में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के जो एडजेसेंट एरियाज हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप इसको मध्य प्रदेश जैसे रीजन में लाते हैं जो एवरग्रीन नहीं है, सेमी एवरग्रीन नहीं है, जो अपने आप में एक डेसिडुअस या एरिड डेसिडुअस कंडीशन क्रिएट करता है, वहाँ पर इसका रहना बहुत ही ज़्यादा कंडीशनल या बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या। दूसरा ये कि जैसे ही आप एक एंडेमिक स्पीसीज को उसके जो हैबिटाट है उससे निकालते हो और एक नए हैबिटाट में इंट्रोड्यूस करते हो, तो वहाँ पर जब वो रिप्रोडक्शन के लिए जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि उसको उसके ही एंडेमिक स्पीसीज जैसा कोई मिले रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन होने की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। एक तो ये हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजिकल होता है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के तहत आता है। आपने विकासवाद की धारणा में दो लोगों का नाम सुना होगा, एक का नाम है चार्ल्स डार्विन और एक का नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। चार्ल्स डार्विन का ये कहना था कि वही स्पीसीज आगे चल कर के जिंदा रह पाएगी जिसने अपने आप को इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढाल लिया है। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का कहना है कि जैसे जैसे हमारी जो जीने की जो डिमांड है वो बदलती जाएगी, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वैसा ही बनता चला जाएगा। और उन्होंने आपने बचपन में देखा होगा कि एक जिराफ की इमेज आपने बायोलॉजी में क्लास में पढ़ी होगी कि पहले क्या था कि पेड़ जहाँ पर वो रहते थे जिराफ, जो उनका एंडेमिक एरिया था जहाँ पर उनका हैबिटेट था, वहाँ पर पहले उनको जो पत्तियाँ थी वो नीचे की मिलती थी तो उनकी गर्दन कम लंबी थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी जो पत्ती खाने की जो डिमांड थी वो ऊंचे पेड़ों तक चली गई, तो इसलिए उनकी डिमांड की वजह से उनके गर्दन का साइज बढ़ गया। इसी तरीके से जो रेप्टाइल्स हैं, किसी में पैर होते हैं किसी में नहीं होते हैं, तो जिसकी जैसी डिमांड है एटमॉस्फेयर में जीने की उसी तरीके का उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये भी फिजिकल हाइब्रिडाइजेशन में धीरे धीरे चेंज किया जाएगा, जो अपने आप में हाइब्रिडाइजेशन कम म्यूटेशन का कारण ज़्यादा है, जो धीरे धीरे वंशावली के माध्यम से आता है। अब आते हैं अगली बात पे, जो ये कहता है कि कंजर्वेशन के क्या कंसर्न है। तो जो किंग कोबरा हैं वो IUCN के डेटा में वल्नरेबल काउंट होते हैं, जो वल्नरेबल की श्रेणी है उसमें काउंट होते हैं। तो जो IUCN क्या है, IUCN एक तरीके का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम की एक कम्युनिटी है जो अपनी रेड लिस्ट के लिए बहुत मशहूर है, जो पौधों और जो फ्लोरा और फौना दोनों को लेकर के अपनी लिस्ट निकालती कि कौन सा पौधा किस श्रेणी में है, कि वो संकटग्रस्त है, लुप्त प्राय है, या नियर थ्रेटेंड है, या वल्नरेबल है, विलुप्त है। अलग अलग तरीके की श्रेणियां निकालती है। 1948 में इस IUCN का गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, पर गठन इसका फ्रांस में किया गया था। अब अगली बात ये जो कह रहा है कि मिक्सिंग लीनिएज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स में कॉम्प्रोमाइज कंजर्वेशन एफर्ट एंड लीड टू पुअर सर्वाइवल चांस एंड नॉन नेटिव इकोसिस्टम। मतलब कि अगर हम इनकी मिक्सिंग करेंगे तो ये कंजर्वेशन एफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, सर्वाइवल का चांस उनका अच्छा नहीं रहेगा, और नॉन नेटिव इकोसिस्टम अपने आप में उनके जीने की जो आकांक्षा है उसको कम कर देगा। यही जो बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि क्यों हम MP में ला तो रहे हैं लेकिन लाना नहीं चाहिए। अगली बात जिस पे इनका एम्फेसाइज है एक्सपर्ट्स का, वो कहते हैं कि नेटिव स्पीसीज जो है ना शुड बी रिलीज्ड इन रीइंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल असेसमेंट। उनको तभी ऐसे इन्वायरमेंट में डालना चाहिए जब आप उनका जेनेटिक और इकोलॉजिकल असेसमेंट कर चुके हों। फिर लेकिन ये बात आई कहाँ से? तो बात जो आई थी वो यहाँ से आई थी कि जो हमारे ये CM है MP के मोहन यादव जी, ये कह रहे हैं कि मैं डिंडोरी का MP हुआ करता था। डिंडोरी एक क्षेत्र है जो MP में, वहाँ पर हर साल किंग कोबरा या सांपों के काटने से
200 एनुअल डेथ हुआ करती थी, लगभग 200 एनुअल डेथ होती थी उस ज़िले में। इस वजह से मेरा ये बहुत मन है कि ऐसा कुछ किया जा सके। और दूसरा ये है कि ये एक बात ये भी कहते हैं किंग कोबरा के बारे में कि किंग कोबरा अपने सर्पों को, जब किंग कोबरा को जो सर्प देखते हैं वो उसको देख करके भागते हैं, लेकिन दौड़ करके उनका शिकार करता है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि लोकल स्नेक बाइट जो पैटर्न है वो मिनिमल होंगे और उनको हमें समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये बात है। फिर एक्सपर्ट का ओपिनियन और स्नेक मैनेजमेंट को लेकर के क्या बात कही जा रही है वो है। तो कंजर्वेशनिस्ट जो हैं, जो संरक्षणवादी हैं, वो कहते हैं कि इसकी एजुकेशन, इसका हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट और एंटी वेनम जो अवेलेबिलिटी है, इसको टैकल करने के लिए हमें स्नेक बाइट की मोर्टेलिटी और स्नेक रीइंट्रोडक्शन दोनों को अप्लाई करके देखना होगा। फिर डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बनानी होगी ताकि स्नेक बाइट का रिस्पॉन्स सिस्टम इम्प्रूव हो सके और रियलिस्टिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन गोल्स बनाने होंगे। ये है पूरी इस आर्टिकल की बात। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। अब 2 आर्टिकल हैं, पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस आर्टिकल का हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से क्या रिलेशन है। तो ये जो आर्टिकल है ये जीएस पेपर 3 जो है उसके इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और इन्वायरमेंट में भी बायोडाइवर्सिटी नाम के टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि हमने एक ही जो सर्प है उसकी अलग अलग जगह पर डाइवर्सिटी देखी है। फिर एक बात ये भी है कि मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आप इसे इंट्रोड्यूस करोगे तो कभी ना कभी तो जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो ये क्या करेगा कि ये उन क्षेत्रों में भी आएगा जहाँ ह्यूमन का हैबिटेट है। फिर दूसरी बात कही गई है कि इसके एनिमल बिहेवियर पैटर्न को भी जानना है, तो एनिमल बिहेवियर भी एक पॉइंट हो सकता है इसको जानने के लिए। फिर तीसरी बात कही गई है कि अपने आप में एक स्पीसीज़ है जो अभी न्यूज़ में है, तो उसे भी जान लेना ज़रूरी है। तो ये स्पीसीज़ इन न्यूज करके भी है। अब जो इसका रिलेवेंस है वो हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं 2 आर्टिकल जो अपने आप में कंसेक्यूटिव हैं, लेकिन उनका जो सेंस है या उनका इन्फ्रेंस है वो अलग है। एक आर्टिकल पाकिस्तान का ईरान को लेकर जो बैलेंस है उसको लेकर के है, और दूसरा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी रिलेशन विद ईरान। ये 2 आर्टिकल हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग। तो जो पाकिस्तान ईरान बैलेंसिंग एक्ट है उसका जो रिलेशन है हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से है, जो कि अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अब इसके जो टॉपिक हैं, पहला तो इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, दूसरा इंडिया ईरान रिलेशन से रिलेटेड है, तीसरा इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से रिलेटेड है, और चौथा जो बहुत ही बड़ा रीजन है वेस्ट एशिया, जैसे अक्सर वेस्ट के लोग मिडिल ईस्ट कह देते हैं, उससे रिलेटेड है। और इसकी रिलेवेंसी मेंस में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो पूरे इस आर्टिकल का सेंस है जो हमें समझना चाहिए वो ये कहता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करने में लगा हुआ है कि ताकि वो अपने रीजन में ईरान के साथ अच्छे संबंध बना सके, साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी उसका अच्छा संबंध रखे, और इंडिया को इन सब चीज़ों से करने के, इंडिया को ऐसा करके वो काउंटर कर सके। अमिड द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, इस्लामाबाद प्लेइंग ए डेलिकेट एंड डेलिबरेट बैलेंसिंग एक्ट, यानी जानबूझ करके एकदम मीठा सा ऐसा कोई संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी जो कॉम्प्लिकेटेड बिलेटरल रिलेशनशिप है तेहरान यानी ईरान की जो कैपिटल ईरान के साथ, उसको अच्छा कर सके, और नीड फॉर अमेरिकन पैट्रोनेज, साथ ही साथ अमेरिका का सहयोग भी पा सके और एंजाइटी क्रिएट कर सके इंडिया के लिए। ये है पूरी इस आर्टिकल की बात। अब एक एक करके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट,
पाकिस्तान इस समय नेविगेट कर रहा है एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट को ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, ताकि वो रिटोरिकल सपोर्ट कर सके ईरान को। रिटोरिकल का मतलब ये है कि सिर्फ बातों में सपोर्ट है, वैसे कोई सपोर्ट नहीं है। वाइल मतलब कि वाइल अवॉइडिंग, यानी कि इस बात को नज़रअंदाज करते हुए, कोई मिलिट्री कमिटमेंट ना करते हुए। अब तेहरान ने इस चीज़ को लेकर के डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है। किस बात को लेकर के? पाकिस्तान का लैक ऑफ डेटरेंट सपोर्ट, हाईलाइटिंग द फ्रेजिलिटी ऑफ ट्रस्ट इन बिलेटरल टाइज। तेहरान का ये कहना है कि पाकिस्तान का इस तरीके का जो रवैया है वो उसके विश्वास को तोड़ता है। अब आगे आते हैं। पाकिस्तान ईरान के जो रिलेशन है वो हिस्टोरिकली और स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके के रहे हैं। तो 1979 से पहले जो रिलेशन थे और 1979 के बाद जो रिलेशन है उसमें बहुत मेजर चेंजेस आए, क्योंकि ईरान में एक थियोक्रेटिक इरानियन रेवोल्यूशन हुआ है। उससे पहले जो ईरान था वो कैपिटल माइंडसेट वाली एक कंट्री था, और उसके बाद अयातुल्ला अली जो खमैनी है उनके आने के बाद ईरान में जो 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से ईरान में एक इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट का जन्म होता है। और जो ईरान है वो मेजरली एक शिया मुस्लिम कम्युनिटी वाली कंट्री है, और वहीं जो पाकिस्तान है उसमें सुन्नी मुस्लिम सबसे ज़्यादा मात्रा में है, बाकी कंट्रीज़ जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी तरह। अब अगली बात कह रहा है कि डिस्पाइट बोथ बीइंग इस्लामिक रिपब्लिक, ये दोनों की एक फ्रेटर्निटी वाली आइडेंटिटी है। देयर बाइलेटरल रिलेशनशिप हैज़ बीन मार्ड बाई बॉर्डर क्लैसेस। अब बॉर्डर क्लैश की बात हो रही है, तो बॉर्डर क्लैश का यहाँ जो कंसर्न वो ये है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है और ईरान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये दोनों के साथ क्लैश चलते रहते हैं कंटिन्यू, और ये बॉर्डर 900 किलोमीटर लंबा है। आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो या कंट्री को लेकर हो, वो अलग है। सिक्योरिटी के टेंशन है दोनों के अलग अलग, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से लोगों को उकसाया जाता है यहाँ पर अटैक करने के लिए, इससे बहुत ही ज़्यादा ईरान परेशान है। और आपने अभी कुछ महीनों पहले देखा भी होगा कि ईरान ने इसके लिए रिटेलिएशन किया था कि अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ हमारे सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में करोगे तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी हमले करेंगे। लेकिन जो रिलेशन ये है कि 1947 में जब इंडिया से हट करके अलग होकर के पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो ईरान पहला ऐसा देश था जिसने इसे रिकग्नाइज किया था। बट लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से इनके जो डिफरेंस हैं और ज़्यादा डीप होते चले गए, यानी कि इनमें दरार आती चली गई, क्योंकि इनका जो सेक्ट है यानी मजहब है वो अलग है। शिया और सुन्नी जो मैंने बताया, इनके जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर हैं वो अलग हैं। अगली बात कह रहा है ईरान एंड पाकिस्तान हैव हिस्टोरिकली बीन एट ऑड्स ओवर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे भी इनके जो थॉट्स हैं वो एकदम अलग हैं। लाइक इंडिया क्या है, शिया मेजॉरिटी जो ईरान है उसको सपोर्ट करती है और एंटी तालिबान नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं करती है, जो कि 1990s में आया था। लेकिन पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता था। दूसरी बात, आउट ऑफ कंसर्निंग स्टेमिंग फ्रॉम स्ट्रांगली एंटी शिया ग्रुप रूलिंग अ नेबर विथ विच इट शेयर 921 किलोमीटर बॉर्डर। ये बात पाकिस्तान की हो रही है कि जो पाकिस्तान है 921 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, वहाँ पर शिया कम्युनिटी नहीं, एंटी शिया थॉट्स वाले लोग रहते हैं जो अपने आप में सुन्नी है और अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं। दूसरा, पाकिस्तान का जो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन है ना, वो पाकिस्तान को फंड करता है और सस्टेन्ड करता है ताकि सुन्नी मदरसा को वो कंट्री में चला सके, जो एक सेंटीमेंट पैदा कर सकें किसके साथ, एक अच्छा सेंटीमेंट पैदा कर सके सुन्नी आइडियोलॉजी को लेकर के और एंटी शिया सेंटीमेंट पैदा कर सके ईरान को लेकर के। ये एक बात है जो आगे बात कही गई है।
और दूसरी बात ये है कि जो ये सुन्नी मदरसाज हैं, इनका जो एम है परसिक्यूट करना है किसको, सिया माइनॉरिटी को अपनी ही कंट्री में। इसलिए पाकिस्तान को उसकी कंट्री में जो सिया लोगों के साथ हो रहे जो नरसंहार उससे समस्या है, इसलिए ये दरार इतनी ज़्यादा मजबूत और इतनी ज़्यादा डीप है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के क्या टेंशन चल रही है इनके बीच में, तो जो 900 किलोमीटर का ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है जो बलोच हार्टलैंड से जाता है। हार्टलैंड इसलिए कह रहे हैं कि इधर भी बलूचिस्तान है और इधर भी बलूचिस्तान है, ये ईरान का रीजन है, ये पाकिस्तान का रीजन है। इसलिए ईच साइड, दोनों तरफ ये दावा करते हैं कि प्रोवाइडिंग सेफ हेवन टू सेपरेटिस्ट ग्रुप, यानी दोनों तरफ जो बलूचिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं वो ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप को रखते हैं जो एक तरीके से नॉन एक्सटर्नल स्टेट एक्टर हो सकते हैं, जो दोनों कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो टेररिज्म करके, चाहे वो कुछ ना कुछ ऐसी घटना करके। इसलिए हमेशा इनके बीच में बॉर्डर क्लैश रहते हैं। जैसे अभी जनवरी 2024 में अभी एक डेडली बॉर्डर क्लैश हुआ था, वो उसकी बात बता रहा है। अगली बात कह रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन क्या है। पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि अमेरिकन एड और मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को 9/11 के पहले तो मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती है। लेकिन कंसर्न ओवर इंडियाज ग्रोइंग रीजनल फ्रंट, 9/11 के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान का अमेरिका को लेकर के थोड़ा रुख बदला। दूसरा ये भी है कि अमेरिका ऐसा मानना था कि हम पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लें ताकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को ऐसा बना के रख सके कि हमारा उस रीजन में काम हो सके और हमारी जो प्रभुत्व है ना वो बना रहे अफगानिस्तान तालिबान के केस में। तो इसलिए अमेरिका जो क्या करता था कि अमेरिका हाइफेनेशन की थ्योरी रखता था। हाइफेनेशन की थ्योरी है कि इंडिया और पाकिस्तान, इन दो कंट्री को उसके कल्चर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक ही मानता था, ये अलग अलग नहीं देखता था। जबकि हम एक इंडिया अपने आप में एक अलग कंट्री हो सकते थे, पर अभी लेटर 9/11 के बाद से ये आइडियोलॉजी में चेंज आया। और इस्लामाबाद क्या है ना, हमेशा न्यूट्रल रहा है अभी तक ईरान और इजराइल के केस में। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने ईरान का सपोर्ट कर दिया है, ताकि रेटोरिकली ही सही लेकिन किया है, ताकि उनको एक ईरान का सपोर्ट मिल जाए। और दूसरा एक रीज़न ये भी है इकोनॉमिकली कि इससे क्या है कि ईरान का एक चाबहार पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, उसी तरीके से 70 किलोमीटर दूर ही बॉर्डर से पाकिस्तान के पास भी एक ग्वादर पोर्ट है जो चाइना डेवलप कर रहा है, ताकि उसको भी यहाँ कनेक्टिविटी मिल सके। ये भी एक रीज़न है, इनका लिंकेजेस हो सके आपस में, ये एक बात है। दूसरा अमेरिकन एंगल क्या है इसमें और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट क्या है। तो जो यूएस इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो पर्टिकुलरली अफगानिस्तान से हटने के बाद यूएस के और नाटो के हटने के बाद से वीक हो गया। नाटो 2021 में इस रीजन से हट गया था। अगली बात कह रहा है कि ईरान के साथ हमेशा से इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ये दोनों वैसे तो सिमेटिक रिलीजन में आते हैं, सामी धर्म जिसको कहते हैं, जिसमें 3 रिलीजन होते हैं, क्रिश्चियन, जुडाइज़म यानी यहूदी और इस्लाम। फिर भी इनमें इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं। इसका कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं ये, और इनका अपना मनी माइंडेड जो प्रॉफिट है वो एक सबसे बड़ा हित है। तो इसलिए पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये कोशिश भी की थी कि अभी इजराइल के अटैक करने के पहले ये तय था कि अमेरिका और ईरान बैठ करके JCPOA एग्रीमेंट जो हुआ था उस एग्रीमेंट पे दोबारा बात करेंगे और उसको किसी ऐसी कंडीशन पर लेके आएंगे ताकि दोबारा उसको लागू किया जा सके। ईरान स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो इंडिया का व्यू जो ईरान को लेकर है वो एक क्रिटिकल लिंक है इसकी स्ट्रेटजी को लेकर के कि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके, सेंट्रल एशिया को एक्सेस किया जा सके थ्रू चाबहार पोर्ट। और मैंने इंडिया आर्मेनिया रिलेशन में आपको उस दिन बताया भी था कि इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है कि इंडिया की कनेक्टिविटी डायरेक्ट यूरोप से हो,
उसको उसके लिए इन्होंने एक एम्बिशन रखा था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा सके। तो उसको लेकर के इनका ये कहना है कि हम कनेक्शन चाहते हैं यूरोप में, इसलिए इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री उभर कर आता है इकोनॉमिकली। दूसरा, इंडिया का अपना कनेक्टिविटी एम्बिशन तो है ही है, इंडिया रीजनल इन्फ्लुएंस भी चाहता है वेस्ट और सेंट्रल एशिया में, ताकि इंडिया की वजह से अच्छा कॉपरेशन हो इंडिया के साथ और ईरान का भी अच्छा कॉपरेशन हो इंडिया के साथ, ताकि इंडिया का जो इकोनॉमिक मार्केट है ना वो बहुत दूर तक जा सके और फ्लरिश कर सके, ताकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो। अगली बात, न्यू दिल्ली जो हमारा देश है उसका क्या कहना है? इंडिया का ये कहना है कि US that may legitimize or strengthen Pakistan, especially when Pakistan is seen support to cross-border terrorism। पहली बात ये कह रहा है, इंडिया जो है ना ईरान के साथ संबंध बना के उसे एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी और रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर देखता है, लेकिन US का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है ना वो इसे इस तरीके से नहीं देखता। इसीलिए आपने देखा होगा कि भी जनरल आसिम मुनीर गए थे, उससे पहले उन्होंने ईरान को लेकर के क्या बयान दिए और उसके बाद उन्होंने ईरान को लेकर के क्या बयान दिए, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद पक्का इस तरीके का कुछ ऐसा सिनारियो बना हुआ कि उन्होंने कहा होगा कि ज़्यादा ईरान के सपोर्ट में मत बोलिए, वो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। अगला, कंक्लूजन और रीजनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर के? ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सा क्लियर जो कंस्ट्रेंट है, एक दिक्कत है, वो ये है कि वो ईरान के साथ भी बैलेंस बनाना चाहता है, US के साथ भी बैलेंस बनाना चाहता है और गल्फ स्टेट के साथ भी बैलेंस बनाना चाहता है, वाइल मैनेजिंग इट्स इंटरनल इंस्टेबिलिटी एंड बॉर्डर चैलेंजेस। मतलब वो कहता है कि हम सिया सुन्नी का जो इंडिया मतलब कि वहाँ जो करते हैं अपने देश में सिया सुन्नी के साथ जो भेदभाव करते हैं वो रखते हुए और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रखते हुए भी ईरान, US और गल्फ स्टेट इन तीनों के साथ एक को रिलेटिव अच्छा सा सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया नीड्स टू कंटिन्यू, इंडिया को क्या करना चाहिए? अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेवरेज करते रहना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली इंगेजमेंट होते रहना चाहिए, ताकि और अपना जो टेररिज्म को लेकर के जो स्पष्ट वक्तव्य है वो मेंटेन रहना चाहिए ईरान के केस में भी, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करते हुए। ये बात है इस पूरे आर्टिकल का। अब चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो है नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि न्यूक्लियर अप्रसार संधि। अब इसका जो लिंकेजेस है उसे पहले देख लेते हैं। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में इंटरनेशनल जो रिलेशन का हमारा सब्जेक्ट है उससे इसका डायरेक्ट लिंक है। दूसरी बात, जो कोर टॉपिक है, पहला तो ये है न्यूक्लियर वेपन, दूसरा है USA ईरान रिलेशन, तीसरा है इंडिया ईरान रिलेशन। ये इसके कोर टॉपिक है। अब इसका रिलेवेंस क्या है? तो ये हमारे PT और मेंस दोनों के लिए रिलेवेंट है। PT के लिए इस तरीके से रिलेवेंट है कि NPT आखिर में क्या है, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट क्या है इस विषय पे, इन सब चीज़ों को लेकर के ये पूरी की पूरी जो ट्रीटी है उसके बारे में बात कही गई है। तो एक एक करके आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि अमिड हाइटेंड ईरान इजराइल मिलिट्री टेंशन, द ईरान इजराइल के बीच में इतने भयंकर तनाव के चलते हुए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, उन्होंने उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने ऐसा विचार किया है कि जो ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है ना उससे हम एग्जिट कर जाएंगे। और ये ऐसा है कि इजराइल ने 13 जून से लगातार अटैक किया था ईरान के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो एनरिचिंग वेपन ग्रेड यूरेनियम को बना रहा था। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस हमले में 24 लोग इजराइल में मरे हैं और 600 लोग ईरान में मरे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना है कि ये एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है। तो जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, मान लीजिए एक यूरेनियम है, वो अर्थ में जब मिलेगा ना तो वो
उसका जो ओर होता है यानी अयस्क होता है वो पिच ब्लेंड के रूप में मिलता है। फिर हम उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद जो यूरेनियम मिलता है वो 0 to 5% ही एनरिच्ड होता है, ठीक, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूज करने वाली जो मशीन होता है जिससे इसके पार्टिकल एक जैसे इनरिच हो जाएं, उसमें डालते हैं पहले लेवल के लिए। पहले लेवल में ये यूरेनियम जो है ये 25% 20 to 25% एनरिच हो जाता है, जिसका मेडिसिनल यूज होता है। फिर इसके बाद इसको हम 90% 70% लेवल तक लेके जाते हैं और वहाँ पर इसका यूज जब ये एटमोस्ट लेवल पर एनरिच हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने में करते हैं। ये है पूरी इस बात का कॉन्टेक्स्ट। लेकिन इस लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत कम है लोगों को। ये है। अगली बात ये है कि एनपीटी क्या है। एनपीटी जो है वो 1968 में एक ट्रीटी है जो आई थी 1968 में, जो फोर्स में आई 1970s में। और इसका ये कहना है कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसके जो स्प्रेड है यानी उसका प्रसार है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसका प्रमोशन है, उसको रोकना है और न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करना है, डिसआर्मामेंट करना है। यानी कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल मेडिसिनल यूज के लिए और न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि एनर्जी को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। अभी इसके बारे में आगे बताया गया है कि वर्ल्ड वार 2 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर नागासाकी पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटॉमिक बॉम्ब गिराए उसके बाद से इस ट्रीटी का विजन आना शुरू हुआ। पहली बार 1953 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी आइजनहावर, उन्होंने एटम फॉर पीस नाम का इनिशिएटिव लाया। आगे चल के वही एटम फॉर पीस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रूप लेता है। और उन्होंने कहा कि ये जो हथियार है ना न्यूक्लियर वेपन, इसको उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो इसको चलाना जानते हैं और इसको इसलिए अपनाना जानते हैं कि ये एक शांति का गुलदस्ता बनेगा। अब इंटरनेशनल रिलेशन में जोसेफ नाई, इनका कहना है 1981 के आर्टिकल में कि नॉन वेपन जो कंट्रीज़ हैं वो एग्री करेंगी इस चीज़ के लिए और फाइल करेंगी रेगुलर डिटेल्ड रिपोर्ट दैट उनका जो न्यूक्लियर सिविलियन एक्टिविटी है केवल और केवल जनता के हित में हो रहा है, एंड एग्री टू अलाउ इंटरनेशनल इंस्पेक्टर, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो लोग आएंगे उनकी फैसिलिटी में विजिट करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है, ये न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर प्रोक्योरमेंट का प्रोलिफरेशन नहीं कर रहे हैं मिलिट्री यूज के लिए। फिर अगली बात कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है ना ये एक सेफ गार्ड सिस्टम है। अगली बात, जो ये ट्रीटी है ये डिफाइन करती है कि न्यूक्लियर स्टेट कौन हो सकता है, जो मैन्युफैक्चर करेगा, एक्सप्लोजन करेगा न्यूक्लियर वेपन का 1967 1 जनवरी से पहले, वही न्यूक्लियर स्टेट माना जाएगा। तो परमानेंट 5 जो कंट्रीज़ हैं, P5 कंट्री यूएनएससी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनको ही आगे चल करके न्यूक्लियर स्टेट कहा गया, जिसमें यूएसए है जिसने सबसे पहले, फिर सोवियत यानी रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये हैं। और 191 जो स्टेट हैं उन्होंने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया है। इंडिया का जो इंस्टांस है, इंडिया ने ना तो इसे साइन किया है ना तो इसको रेटिफाई किया है। जब साइन ही नहीं किया तो रेटिफाई करने की बात क्या है। इंडिया का जो प्रिंसिपल है वो इस बात को रीआइटरेट करता है, बार बार पुनर्उल्लेख करता है इस बात का कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ना वो इस प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी के हिसाब से होना चाहिए, और जो नॉन प्रोलिफरेशन है वो इस तरीके का होना चाहिए कि सब छोड़ दें, सब हटा दें, सब डिसआर्मामेंट कर दें, तब तो अच्छा है। फिर जो यूएन, लेकिन ट्रीटी में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर हैं P5 कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा
कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इसमें रखा गया है, इसे डिस्क्रिमिनेशन की तरह क्रिटिसाइज किया गया है। जैसे पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी नहीं है। इसराइल के बारे में कहते हैं कि उसने न्यूक्लियर वेपन बनाया है, पर वो ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी बात, नॉर्थ कोरिया जो है उसने 1985 में इस ट्रीटी को साइन किया था, फिर 2003 में विड्रॉ कर लिया और उसके बाद से उसने अपना इनरिचमेंट प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। अब ईरान क्यों उससे निकलना चाह रहा है? वो ईरान इसलिए निकलना चाह रहा है कि आर्टिकल जो 10 है एनपीटी का, वो इसलिए लोगों को विड्रॉ करने की अनुमति देता है फॉर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। अगर उनके देश के हित पर कोई खतरा है तो आप उस पर निकल सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए एक नोटिस देना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के लिए जो आपके देश के लिए खतरा है। ये बात। अगली बात आती है कि ईरान शुरू में 1970 में इसका सिग्नेटरी था 20 सालों तक। तब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 35 नेशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, जिसमें इंडिया, जापान और P5 कंट्रीज हुआ करते थे। रिसेंटली क्या हुआ कि ईरान को एनपीटी के वायलेशन के ऑब्लिगेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अब अगर ईरान इससे निकलता है तो क्या होगा? ये जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन है उसके फियर को बढ़ा देगा, एक डेंजरस प्रेसिडेंट रखेगा, यानी कि डेंजरस डेंजरस अपनी बात रखेगा महत्व की, कि जो अदर नेशन है वो भी इस ट्रीटी को छोड़ देंगे और सब न्यूक्लियर वेपन को बनाने में लग जाएंगे। ये एक दिक्कत है। जैसे नॉर्थ कोरिया ने भी इसको लेकर के जो वेपन है उसको डेवलप करना शुरू कर दिया है। अब ट्रीटी क्या है ना, धीरे धीरे ट्रीटी का जो महत्व है ना वो कमज़ोर होता जाएगा। अब आखिरी और ज़रूरी बात ये कही गई है कि इसके ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ये एक तरीके का ट्रिपिंग पॉइंट क्रिएट करेगा ईरान के केस में। दूसरा, ये जो है ना इस बात को नज़रअंदाज कर देगा कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये जो एक नियम है ना कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है ताकि इस विश्व को बचाया जा सके ऐसी गंभीर घटना से, उस चीज़ का जो धारणा है ना इसको कम कर देगा ये। दूसरी बात, बहुत से लोगों को इनकरेज करेगा कि हम भी प्रोलिफरेशन करें, हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएं ताकि हम पर भी कोई हावी ना हो सके। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे, पाकिस्तान के जो सरकारी लोग थे, वो किस तरीके से कहते थे वहाँ के मिनिस्टर्स कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर बम फेंका या हमारे ऊपर कुछ किया तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डाल देंगे। हालांकि उनको इस बात का मतलब भी नहीं पता कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन क्या होता है। 10 से 50 किलोमीटर की रेंज तक के लिए ही होता है और जो बेसिकली टेस्टिंग फैसिलिटी में इस्तेमाल होता है, लेकिन उनको तो कहना है तो कहते रहते हैं। फिर ये ग्लोबली नॉन प्रोलिफरेशन जो रिजीम है उसको वीक कर देगा और तुरंत ये क्या करेगा कि वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। तो ये चारों के चारों जो आर्टिकल्स थे इनका इन्फ्लुएंस था। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई डिटेल या कोई आप चीज़ चाहते हैं ऐसा कि मैं और उस पर डिटेल में बात लेकर के आऊँ या अपनी बात को और डिटेल में कहूँ और एलेबोरेटिव मैनर में कहूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में कहिए। सो हियर वी एंड आवर सेशन। whatever was relevant today in newspaper regarding exam, I tried to cover it. If anything left or if you have any query, please comment. Thank you. Jai Hind.